जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप पीछे सर थंबनेल में देख पा रहे हैं सभी कि आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो सीरीज रहेगी आपकी एमसीक्यू बैच रहेगा। एमसीक्यू बैच के अंतर्गत जितने भी टॉपिक अपन करने वाले हैं, इन टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और जो प्रश्न रहने वाले हैं साथियों, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आए हुए प्रश्न है, उनकी अपन फुल विस्तृत चर्चा करेंगे। भी एग्जामिनर ने आपके उस प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंतर्गत इस क्वेश्चन को डाला है, तो उस क्वेश्चन से और नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, जो आपके लिए क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज की क्लास जो अपन स्टार्ट करेंगे, पशुपालन आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाता है साथियों, गाय की नस्लें। तो गाय की नस्लों के एमसीक्यू आज अपन पढ़ेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, यानी कि पिछले कृषि प्रवेशक जो एग्जाम हुए हैं आपके, उनमें और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके अपन इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके 2026 मार्च के अंतर्गत एग्जाम होने वाला है आपका कृषि प्रवेशक का, उसमें जो आपके 20 प्रश्न इस सब्जेक्ट में से आने वाले हैं, वो 20 प्रश्नों का लेखा जोखा अपन पहले ही तैयार कर लेंगे, जिससे जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको कुछ नया बिल्कुल भी ना लगे। जब भी आप उस क्वेश्चन की तरफ जाओ, किसी भी क्वेश्चन की तरफ जाओ, तो आपको ये लगे ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। तो ऐसा ही करेंगे साथियों। स्टार्ट करते हैं अपन नई सीरीज की, शुरुआत करते हैं। टॉपिक आपका गाय की नस्लें रह जाएगा। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, जो भी साथी जेट की तैयारी करना चाहते हैं और इस जेट एग्जाम के माध्यम से उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छी रैंक का कॉलेज चाहिए, तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप प्ले स्टोर पे जाके भी इसे सर्च कर सकते हैं। इस पूरे जेट फाउंडेशन बैच की बात कर लें, उसका मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर नरेश जी पांथरिया जी। इन्हीं के मार्गदर्शन के अंतर्गत आपका ये पूरा बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको बेहतरीन, शानदार, दमदार कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, जो साथी सिर्फ राजस्थान जीके करना चाहते हैं, जो अभी बीएससी के अंतर्गत हैं, या और भी साथी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनका जीके पोर्शन वीक रहता है या वो जीके पोर्शन को और बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी ऐप के ऊपर अर्जुन बैच है, जिसके अंतर्गत आपको संपूर्ण राजस्थान जीके संधू सर के द्वारा करवाया जाएगा और बेहतरीन और जानदार, शानदार कंटेंट दिया जाएगा और साथ के साथ आपको याद भी करवाया जाएगा साथियों, जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिल सकती है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन तो आपका, गाय के नवजात को क्या कहा जाता है। और ये जो पर्सन है साथियों, ये आपका आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो एमपीयूटी यानी कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के द्वारा 2023 के अंतर्गत एग्जाम लिया गया था। कब? 2023 में पेपर हुआ था और उस पेपर में गाय से यह प्रश्न पूछा गया था कि उसके नवजात को क्या कहा जाता है। तो साथियों, गाय के नवजात को क्या कहा जाता है? काफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफ कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं उसके अलावा भी जो ऑप्शन है आपके, इनसे संबंधित भी अपन बात कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, काफ के बात आ जाए तो आपको दोनों ही याद रखनी है, गाय का भी ये याद रखना है और साथ के साथ अपन बात करेंगे साथियों भैंस के भी आपको यही याद रखना है, यानी कि गाय और भैंस के नवजात को काफ कहा जाता है। अब यहां लैम्ब की बात करें तो ये ध्यान रखना साथियों, भेड़ का जो नवजात होता है उसे लैम्ब कहा जाता है और बकरी का जो नवजात होता है उसे क्या कहा जाता है? किड कहा जाता है। और पिगलेट आपका कहा जाता है साथियों सुअर के नवजात। तो चारों ऑप्शन ध्यान में रखने हैं,
भी आने वाले एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपका ऐसा ही क्वेश्चन बनाना चाहे तो आपका सेम टू सेम ना पूछे तो आपका ये नए क्वेश्चन बन सकते हैं। भी आपसे भेड़ का पूछा जा सकता है जिसे लैम्ब कहा जाता है, बकरी के नवजात को किड कहा जाता है और सुअर के नवजात को पिगलेट कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहता है, गाय का नवजात क्या कहलाएगा, काफ कहलाएगा। साथ याद रह जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। गाय जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो और एक बार भी गाभिन नहीं हुई हो कहलाती है। ये आपका आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहां उसने सीधा सिंपल सी लैंग्वेज में ही पूछ लिया था साथियों, भी युवा मवेशी को कहा जाता है। तो युवा मवेशी यानी कि उसकी एज तो 1 साल हो चुकी है लेकिन अभी तक वो क्या है, गाभिन नहीं हुई, यानी उसने प्रजनन नहीं किया। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, उसको आपको हिफर के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, हिफर कहते हैं साथियों। ठीक है, तो ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद, कितने माह बाद, क्या है साथियों ये ध्यान रखना, कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। ध्यान रखना, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं अपन ये भी बात करते हैं जब आहार की बात आती है भी प्रत्येक 100 केजी भार पर उसे 2 से 2.5 केजी अलग से अपन शुष्क चारा देते हैं, जो उसे शुष्क चारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट आपका एक और रहता है साथियों, वो दूध का रहता है। भी गाय की जहां तक बात कर लें, गाय के अंतर्गत बात करते हैं तो प्रत्येक 3 केजी दूध पर क्या उसे 1 केजी दाना मिश्रण दिया जाता है, 1 केजी दाना मिश्रण दिया जाता है। यही भैंस में डाटा अपन रखते हैं तो भैंस में यही 1 केजी जो दाना मिश्रण है वो दिया जाता है उसे 2.5 केजी दूध पर। ये एक केजी दाना मिश्रण की बात करें तो उसी से रिलेटेड ही आपका ये क्वेश्चन आया था भी उसे गर्भकालीन जो आहार देते हैं, मतलब जो नॉर्मली उसका चल रहा है उसके साथ साथ गर्भावस्था वाला जो आहार दिया जाता है वो दिया जाता है उसे 6 माह के बाद। ये ध्यान रखना साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय के मांस को किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, लेकिन इसके साथ साथ अपन और भी बातें करेंगे। तो गाय के मांस को यहाँ पे क्या कहते हैं, गाय के मांस को कहा जाता है बीफ। बाकियों की चर्चा कर लेते हैं। चेवन जो आपको पढ़ने को मिलता है साथियों, ये मिलता है आपको बकरी के अंतर्गत, तो बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। बफन की जहां तक बात कर लें तो ये कहा जाता है आपके भैंस के मांस को क्या कहा जाता है, बफन कहा जाता है। बीफ आपका हो ही गया साथियों, गाय में अपन पढ़ रहे हैं। और मटन की बात करें तो मटन अपन पढ़ते हैं किसमें, भेड़ के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, भैंस में आपको एक और नाम पढ़ने को मिलता है और वो मिलता है आपको कैरा बीफ मिलता है। सर बिल्कुल सेम सा लग रहा है ना, बीफ और कैरा बीफ। ध्यान रखना, कैरा बीफ वाला जो क्वेश्चन था ये कोटा यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था 2018 के समथिंग। वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था भी भैंस के मांस को क्या कहा जाता है, कैरा बीफ के नाम से जाना जाएगा। ये ध्यान रखना। तो भैंस में आपको 2 नाम मिलेंगे, बफन भी मिलता है और कैरा बीफ मिलता है। बकरी में चेवन मिलता है, गाय में बीफ मिलता है। गाय में भी एक नाम और मिलता है साथियों, वो मिलता है आपको व्हील। क्या मिलेगा, व्हील। और व्हील के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है नवजात के मांस को कहा जाता है। ठीक है, नवजात के मांस को व्हील कहा जाता है। भेड़ में मटन ही मिलेगा एक। इसके अलावा बात करें तो साथियों ध्यान रखना, मुर्गी के अंतर्गत आपको 2 नाम याद रखने। मुर्गी में कितने नाम याद रखनी है, 2 नाम याद रखनी। सीधा पूछ लिए मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, चिकन कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, चिकन। और एक नाम आपको मिलता है टेंडर साथियों, क्या मिलेगा, टेंडर। टेंडर जो रहता है साथियों वो रहता है कड़कनाथ मुर्गी के मांस को किसे कहते हैं, कड़कनाथ जो मुर्गी की नस्ल रहती है उसके मांस को टेंडर कहा जाता है। इसके अलावा और बात करें तो और आपको नाम मिलता है, वो मिलता है साथियों पोर्क। क्या मिलता है, पोर्क। पोर्क कहा जाता है सुअर के मांस को, तो सुअर के मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहा जाता है। पोर्क के अलावा भी एक नाम मिलता है आपको, बेकॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेकॉन।
बेकॉन भी वैसे साथियों सुअर के मांस को ही कहा जाता है, लेकिन बेकॉन के संदर्भ में ध्यान रखना ये क्या होता है, सुअर का नमकीन मांस होता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर वो सीधा पूछ ले सुअर के मांस को क्या कहते हैं तो पोर्क, अगर सुअर का नमकीन मांस पूछ ले तो बेकॉन कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का गाय का मांस पूछा है तो उसका राइट आंसर रहता है बीफ। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की नस्ल फ्रिजवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित की गई है, यानी कि बात करते हैं जो फ्रिजवाल नस्ल रह जाती है ये किसका क्रॉस है। और फ्रिजवाल वाला क्वेश्चन साथियों आपका किस में पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका डब्ल्यू एग्जाम के अंतर्गत, सहायक कृषि अधिकारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था फ्रिजवाल किन दो नस्लों का क्रॉस है। तो किन का क्रॉस रह जाता है, ये साथियों रह जाता है आपका साहिवाल और हॉलिस्टियन फ्रीजियन का क्रॉस रह जाता है। और यहां तक बात करें फ्रिजवाल को जो विकसित किया गया है या इसका जो विकास हुआ है, विकास कहां से हुआ है, ये हुआ है आईवीआरआई से। आईवीआरआई से कहां पे है, इज्जत नगर यूपी के अंतर्गत। ठीक है, तो आईआरआई आपका कहां पे है, इज्जत नगर यूपी के अंतर्गत साथियों। आईवीआरआई का फुल फॉर्म क्या रह जाता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रह जाता है, इज्जत नगर यूपी में है। उनके द्वारा आपका फ्रिजवाल को विकसित किया गया था जो आपका साहिवाल और किसका क्रॉस रह जाता है, हॉलिस्टियन फ्रीजियन का। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है साथियों, यहां अगर मैं बात करूं तो आपको दो संकर नस्लें ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो गाय की संकर नस्लों की बात करते हैं। संकर नस्लें, संकर नस्लें आपको दो याद रखनी है और दो से संबंधित ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। कौन से रहते हैं, एक रहती है आपकी करण स्विस और एक रहती है करण फ्रिज। कौन सी रहती है, करण फ्रिज। अब दोनों ही नस्लों की बात करें तो आपका ये भी क्वेश्चन रहता है, पहली बात तो ये दोनों नस्लों को विकसित किसने किया, दोनों नस्लों को विकसित किसने किया और दोनों नस्लों का क्रॉस क्या रह जाता है। जहां तक बात करें दोनों नस्लों को जो विकसित किया था वो किया था एनडीआरआई। किसने, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना होती है 1955 के अंतर्गत। और इसका जो मुख्यालय है साथियों वो कहां रह जाता है, करनाल में। कहां रह जाता है, करनाल हरियाणा के अंतर्गत इसका क्या है, मुख्यालय किसका, एनडीआरआई का। और वर्तमान में बात करूं साथियों 2025 के अंतर्गत बात करें तो इसका जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर धीर सिंह। डॉक्टर धीर सिंह इसके क्या है, चेयरमैन एनडीआरआई के। तो इसने ये दो नस्लें विकसित की हैं, करण स्विस और करण फ्रिज। अब करण स्विस के क्रॉस की बात कर ले तो क्रॉस क्या रह जाता है, तो इसका क्रॉस रह जाएगा एक तो ब्राउन स्विस रह जाती है आपकी, कौन सी रह जाती है, ब्राउन स्विस। और ब्राउन स्विस का क्रॉस होता है साथियों साहिवाल के साथ। किसके साथ होता है, साहिवाल के साथ इसका क्रॉस होता है। फिर बात कर लें दूसरी करण फ्रिज की बात कर लें तो इसका जो क्रॉस रह जाता है वो रह जाता है आपका एक तो एचएफ रह जाएगा यानी कि हॉलिस्टियन फ्रीजियन, और उसका क्रॉस होता है थार पार्कर के साथ। किसके साथ होगा, थार पार्कर के साथ। ये करण फ्रिज का क्रॉस है। यानी कि जो एग्जाम में फ्रिजवाल का अगर पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में आपसे करण स्विस और करण फ्रिज का पूछा जा सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां स्थित है। तो गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र रहता है झालावाड़ में। झालावाड़ में साथियों एक जगह रह जाती है डग, कौन सी, डग। झालावाड़ में एक जगह रह जाती है जहां पे इसका प्रजनन केंद्र है। अब अपन बात कर लें, इसके अलावा बात करूं तो एक आपको याद रखना है, जर्सी नस्ल का याद रखना है। जर्सी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र रह जाता है वो साथियों रह जाता है बस्सी जयपुर के अंतर्गत। बस्सी जयपुर में किसका रह जाता है, जर्सी नस्ल का। एक और इंपॉर्टेंट जो रह जाएगा वो आपको याद रखना है हरियाणवी नस्ल का। ये प्रजनन केंद्र आपको याद रखने हैं, जिसमें अपन ने बात की, यहाँ पे बात करें तो जयपुर वाला आपको जर्सी का याद रखना है। एकमात्र विदेशी नस्ल है जिसका अपन बात करें तो जयपुर के अंतर्गत इसका प्रजनन केंद्र रह जाता है। इंपॉर्टेंट जो आपकी रह जाती हैं, उनके अलावा अगर बात करें तो आपका कुम्हेर में रह जाता है, ठीक है,
कुम्हेर जो वर्तमान में आपका डींग जिले के अंतर्गत है। यहाँ थारपारकर की जहां तक बात कर लें तो थारपारकर का जैसलमेर में रह जाता है साथियों, ठीक है, चांदन जैसलमेर रह जाता है। उसके अलावा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर वाला रह जाता है, वो जैसलमेर का रह जाता है। तो ये कुछ नस्लों का प्रजनन केंद्र रह जाता है, ठीक है, जो आपको याद रखने। उदयपुर का ध्यान रख लेना साथियों, उदयपुर में क्या है, उदयपुर में भैंस का प्रजनन केंद्र है। जो स्टेट का प्रजनन केंद्र होता है वो वल्लभनगर उदयपुर में, वो ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? तो ध्यान रखना साथियों, गाय की जब नस्लों का अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, तो वर्गीकरण 3 तरीके का पढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक आपकी होती है दुधारू नस्लें, जिन्हें अपन मिल्स ब्रीड भी कहते हैं, ठीक है। तो एक आपकी कौन सी होती हैं, दुधारू नस्लें होती हैं, एक आपकी दुधारू नस्लें होती हैं। दूसरी अपन बात करें तो आपकी कौन सी हो जाएंगी, भारवाहक हो जाती हैं। कौन सी हो जाती है, भारवाहक। और तीसरी आपकी हो जाती हैं द्विप्रयोजनी नस्लें। कौन सी हो जाती हैं, द्विप्रयोजनी नस्लें। इन्हीं द्विप्रयोजनी नस्ल को अपन ड्यूल पर्पज वैरायटी भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, ड्यूल पर्पज वैरायटी भी कहा जाता है। अब यहां इसने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में प्रश्न आया था, उसने सिर्फ इतना ही पूछा है कि भारवाहक नस्ल कौन सी है। तो यहां बात करें, जो राठी आपकी नस्ल रह जाती है, राठी को आप दुधारू में भी काउंट कर सकते हो और ड्यूल पर्पज में भी काउंट कर सकते हो। वैसे तो बात करें आपकी क्या है, राठी को अपन ड्यूल पर्पज में भी लेके जाते हैं, लेकिन जो आपकी 12th एग्रीकल्चर की जो बुक की बात करें अपन, तो जो बुक कहती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक जो कहती है आपकी, उसके अंतर्गत राठी को दोनों में ही माना गया है। उसके बाद साहिवाल की बात करें साथियों, तो साहिवाल आपका क्या है, ये आपकी दुधारू नस्ल रह जाती है, क्योंकि साहिवाल के संदर्भ में बात करते हैं ना अपन, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा वह मीठा दूध इसी का ही होता है, साहिवाल नस्ल का ही, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद गिर की बात करते हैं तो सबसे लंबा दूध काल है इसका, सबसे लंबा दूध काल है, ठीक है। तो ये भी आपकी किस में आ गई, ये दोनों ही, जो साहिवाल है और गिर है, दोनों की दोनों ब्रीड की बात करें, तो इन दोनों की बात करें तो दोनों का अपन दुधारू नस्लों में मानते हैं। तो राठी को भी दुधारू में भी मान सकते हो आप, पर द्विप्रयोजनी। बचते हैं नागौरी, तो नागौरी आपकी क्या रह जाती है, भारवाहक रह जाती है। अब बात करते हैं साथियों, नागौरी के साथ साथ आपको याद रखने हैं, मालवी नस्ल भी आपकी भारवाहक है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो अमृत महल नस्ल को भी किसमें काउंट करते हैं अपन, भारवाहक में ही काउंट करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका नागौरी रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन, जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर उदयपुर यूनिवर्सिटी 2023 में एग्जाम लिया था, उसमें एक और प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है, यानी कि कौन सी दूध वाली नस्ल मानी जाती है। तो साथियों अभी बात की अपन ने ना, तो दूध वाली कौन सी मानी जाती है। अब देखिएगा, अगर प्रॉपरली अपन बात करें तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कितनी ब्रीड रह जाती है, 6-7 ब्रीड जो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक अपन गिर पढ़ते हैं, गिर के बाद आप साहिवाल नस्ल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आप नागौरी पढ़ते हो, उसके बाद आप मालवी पढ़ते हो, उसके बाद आप हरियाणवी पढ़ते हो, हरियाणवी के बाद साथियों थारपारकर पढ़ते हो, फिर अपन मेवाती पढ़ते हैं, फिर अपन राठी पढ़ते हैं। ये आपकी देसी नस्लें रह जाती हैं। इसके अलावा आपकी जर्सी रह जाती है और एचएफ, ये आपके सिलेबस में है साथियों, ठीक है। और इनमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनमें आप ध्यान रखना, ये जो दोनों नस्लें रह जाती हैं, कौन सी, गिर और साहिवाल, इसको अपन सिर्फ किस में रखते हैं अपन, इनको अपन किस में रखते हैं, दुधारू की श्रेणी में रखते हैं। और नागौरी और मालवी की बात करें तो इनको अपन किस में रखेंगे, भारवाहक की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। और हरियाणवी, थारपारकर और मेवाती, चाहे अपन साथ के साथ राठी को भी ले लें, तो ये किस में आएंगे साथियों, ये आपका द्विप्रयोजनी में आती है। किस में आती है, द्विप्रयोजनी में आती है। अब राठी को थोड़ा अलग से क्यों रखा है अपन ने, समझ गए ना, क्योंकि इसको दोनों में काउंट करते हैं, दुधारू में भी और इसमें। तो आपके सिलेबस में ये जो ब्रीड रह जाती हैं, ठीक है, जो अपन 8 ब्रीड की बात करते हैं, इन 8 ब्रीडों में बात करें, गिर और साहिवाल दुधारू है, नागौरी और मालवी
भारवाहक हैं और बाकी ये चारों द्विप्रयोजनी। और यहाँ इसने पूछा क्या है साथियों, दूध वाली पूछे ना, तो गिर और साहिवाल इसमें है, तो साहिवाल ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, गिर हो जाएगा। क्योंकि हरियाणवी की जहां तक बात कर लें तो हरियाणवी आपका किसमें जा रहा है, द्विप्रयोजनी में जा रहा है ना। नागौरी आपका भारवाहक में जाता है। बचता है कांकरेज। कांकरेज स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है और सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। यहां तक बात करें तो कांकरेज सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, गाय की हॉलिस्टियन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थल है। ये आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्पत्ति स्थान रह जाता है एचएफ का हॉलैंड। क्या रह जाता है साथियों, हॉलैंड। तो एचएफ का जो उत्पत्ति स्थान रह जाता है वो क्या रह जाएगा आपका, हॉलैंड। अब बात करते हैं भी एचएफ में और क्या विशेषताएं रह जाती हैं जिनसे इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो जहां तक एचएफ की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान तो आपने पढ़ लिया। ये क्या रहते हैं, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल है। ठीक है, तो इस नस्ल की बात करें तो ये क्या है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है। लगभग आप पढ़ोगे 6000 लीटर प्रति ब्यांत इसका क्या होता है, दुग्ध काल होता है। वसा साथियों इसमें सबसे कम होती है, 3.5 से 4% तक। ठीक है, और एचएफ का कलर जो रहता है साथियों बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट इसका कलर जो शरीर का रंग होता है वो देखने को मिलता है। एचएफ में एचएफ विश्व में सबसे विशालकाय नस्ल मानी जाती है और विशालकाय के साथ साथ ये क्या करती है, सर्वाधिक खाने की क्षमता भी रखती है। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए विश्व में गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक खाने की क्षमता रखती है, तो वो कौन सी है, एचएफ ही है आपकी। तो ये कुछ बेसिक बातें एचएफ की याद रखनी। नेक्स्ट बात करें साथियों, दोहरे उद्देश्य यानी कि ड्यूल पर्पस वाली गाय की नस्ल है। ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में भी पूछा जा चुका है और ईओ 2009 में भी ये सेम ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोहरे ड्यूल पर्पस वैरायटी या गाय की नस्ल कौन सी रहती है। तो याद कीजिएगा, दोहरे उद्देश्य वाली मैंने बताई थी भी, पहली दो दुधारू है कौन सी, गिर और साहिवाल, लास्ट क्वेश्चन में बात करके गए। फिर नागौरी और मालवी को अपन ने भारवाहक में रखा था और बाकियों को किस में रखे थे, दोहरे उद्देश्य में। तो यहाँ की गिर और साहिवाल की बात की थी तो इसको अपन ने दुधारू में रखा था। याद है साथियों, किस में रखा था, दुधारू में रखा था। गिर को भी दुधारू में रखते हैं और किसको, साहिवाल और गिर दोनों को दुधारू में रखते हैं। नागौरी को आपको याद हो तो किस में रख रहे थे अपन, भारवाहक में रख रहे थे। किस में रख रहे थे, भारवाहक में रखे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहता है, थारपाकर। थारपाकर दोहरे उद्देश्य के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है, ये ध्यान रखना। थारपाकर के साथ साथ अपन ने बात की थी और कौन सी आ जाएगी, और आपकी हरियाणवी आ जाएगी। ये भी क्या है, दोहरे उद्देश्य वाली है। और कौन सी आ जाती है, मेवाती आ जाती है साथियों। और बात करें तो कौन सी आ जाएगी, राठी को भी अपन इसमें रख सकते हैं। ये आपकी दोहरे उद्देश्य वाली है। नेक्स्ट की बात करें, तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, यानी कि किस नस्ल के बैल हैं जो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में और डब्ल्यू 2012 में भी पूछा जा चुका है। तो इसीलिए अब ये देखिए साथियों, ये वाली सीरीज आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब ये देखिएगा भी, ये क्वेश्चन उन्होंने पहले डब्ल्यू 2012 में पूछा था और इसी क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट कर दिया किसमें, 3 साल बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 के एग्जाम में। तो इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है भी, वही क्वेश्चन क्या है आपके आने वाले एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, थोड़ा वो चेंजिंग करके वो क्या करते हैं, नया क्वेश्चन ढाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको अवेयर रहना है। इसीलिए प्रीवियस ईयर आपको टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे जब आप 2026 के मार्च महीने में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में बैठो और आपके सामने गाय की नस्ल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल नया ना लगे साथियों, क्योंकि आप उस समय ये कहो भी ये तो हमने पढ़ ही रखा था, ये तो मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हमने अच्छे से पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होने वाला। तो साथियों, तेज दौड़ने के लिए जो प्रसिद्ध रहते हैं वो रहते हैं आपके कौन से, नागौरी नस्ल की बात करें। कौन सा साथियों, नागौरी नस्ल के जो बैल हैं
वो तेज दौड़ने के लिए, कृषि कार्य के लिए क्या रहते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं। नागौरी के संदर्भ में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है इसके सिर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ सिर की बात करें, यहाँ साथियों ललाट से संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ललाट की बात करें तो इसका जो ललाट आपको पढ़ने को मिलता है वो ताबूत के समान होता है। किसके समान? संकरा ताबूत के समान आपको ललाट पढ़ने को मिलता है। जहां तक नागौरी के मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो मिल्क प्रोडक्शन इसका रहता है 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत रहता है साथियों। 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। नागौरी भारवाक में है तो अपन इसके वेट की भी बात कर लेते हैं, यानी कि भार कितना होता है। तो भार भी आपको दोनों याद रखने हैं, नर का अलग से याद करते हैं और मादा का अलग से याद करते हैं। नर का जो वेट रहता है लगभग 500 केजी रहता है और मादा का जो वेट रहता है लगभग 400 केजी रहता है। ये नागौरी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। इसका पालन पोषण नागौर, जोधपुर, फालोदी वाले क्षेत्र में किया जाता है साथियों। एक और ध्यान रखना है, एक और क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछ ले क्या सवाई चाल के लिए, किसके लिए? सवाई चाल के लिए आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना कौन सी नस्ल रहती है? कांकरेज रहती है साथियों। कौन सी रहती है? कांकरेज नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? सबसे अधिक दूध देने, और पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 के अंतर्गत सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? एचएफ। अपन ने पहली बात की थी एचएफ, जो कितना 6000 लीटर प्रति ब्यांत आपका मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। और जहां तक बात करें एचएफ का, भारत में जो रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है 62.5 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन का 62.5 लीटर दूध जो है इसका रिकॉर्ड किया गया है। और अगर इंटरेस्टिंग बात करें तो 25,300 लीटर, 25,300 लीटर रिकॉर्ड किया है। कहां पे? क्यूबा देश में साथियों। कहां पे? क्यूबा देश में। ये एचएफ के बारे में ही है। विशाल काय नस्ल, सबसे ज्यादा खाने वाली, त्रिकोणाकार, सफेद और काले रंग का जो कलर दिखता है आपको वो एचएफ के संदर्भ में, ठीक है। यहां बात करेंगे तो ये विदेशी नस्लों में हमेशा मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा ही मिलेगा आपको। नागौरी तो भारवाक थी, ये कटी जाती है साथियों। थारपारकर की बात करें तो ये द्विप्रयोजनी के अंतर्गत बेस्ट थी आपकी, ठीक है, ये भी रखें। लेकिन जर्सी की बात करें तो जर्सी का मिल्क प्रोडक्शन भी कितना रहता है? 4500 लीटर रहता है। कितना रहता है? 4500 लीटर। और जर्सी के संदर्भ में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ध्यान रखना, इसके संदर्भ में ध्यान रखना जो क्वेश्चन आता है वो आता है फैट से संबंधित। विश्व में सर्वाधिक वसा किस गाय की नस्ल में होती है? तो वो जर्सी में होती है। और कितनी होती है? 5.25%। ये विश्व की बात कर रहे हैं। अगर पूछे भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा, तो रेड सिंधी का ध्यान रखना साथियों। किसका? रेड सिंधी का। इसमें लगभग 5% तक क्या होती है? वसा होती है। ये भारतीय नस्लों की बात कर रहे हैं। और सीधा पूछ ले सर्वाधिक वसा, तो वो जर्सी में होती है। 5.25% तक वसा होती है और 4500 लीटर प्रति ब्यांत इसका मिल्क प्रोडक्शन है जर्सी का। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान। गिरवन गुजरात के अंतर्गत, और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 और डब्ल्यू 2022 में। फिर देखिएगा 2012 वाला क्वेश्चन 13 में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। और इसका राइट आंसर है गुजरात। अब गिर की जहां तक बात करें तो गिर के बारे में बहुत सारी बातें रहती हैं। गिर को राजस्थान के अंतर्गत उस अजमेर वाले क्षेत्र में इसका पालन पोषण किया जाता है, इसलिए इसे अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। भानवा रेड्डी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्राजील में जब इसे इस नस्ल को भेजा गया था वहां पे इसे भानवा रेड्डी के नाम से जाना गया था, ठीक है। डेकनी भी इसका नाम रहता है साथियों। तो ये इसके नाम रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा वसा? देखिएगा अभी अपन ने चर्चा की है, क्वेश्चन पूछा गया था सुपरवाइजर 2013 में, तो किस में होगी? जर्सी में होगी। और मैं बता चुका हूं कि अगर भारतीय नस्लों का पूछे तो रेड सिंधी में 5% तक होती है। भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल से गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? एओ 2016 में आया हुआ है, थोड़ा सा लेवल अप है और एग्जाम भी देखो एओ 2016 में आया हुआ है।
तो सर्वाधिक जो संकरण करवाया जाता है वो किससे करवाया जाता है? वो जर्सी नस्ल से कराया जाता है। जर्सी नस्ल जिसमें सर्वाधिक फैट थी आपका 5.25% तक, 4500 लीटर इसका मिल्क प्रोडक्शन था। ठीक है, और बात करें तो इसके संदर्भ में ध्यान रखना, डबल डिस्नुमा आपको सिर मिलता है, ललाट मिलता है। और कलर की बात करें तो इसका बादामी कलर मिलता है आपको जर्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो साथियों ये होना चाहिए 10% तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10%। डब्ल्यू 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10% उसके शरीर का वजन। और यही क्वेश्चन ध्यान रखना, 10% रेशो ही आपसे किससे संबंधित पूछता है? खीस से संबंधित भी यही क्वेश्चन आता है। जो प्रसव के 4 से 5 दिन बाद जो गाय से या भैंस से अपन बात करते हैं, जो स्राव निकलता है, जो एक प्रॉपर दूध नहीं कह सकते जिसको अपन, उसको अपन क्या नाम देते हैं? खीस देते हैं, जिसमें बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बहुत ज्यादा गुण होते हैं। और ये क्वेश्चन आता है साथियों भी, वो खीस को पिलाने की दर क्या रहेगी? तो उस खीस को पिलाने की भी दर क्या रहती है? उसके वेट का, उसके शरीर भार का 10% रखना चाहिए अपन को, ये ध्यान रखना। याद रह जाएगा साथियों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? ये ध्यान रखना, उसने क्या कहा? नहीं है। क्वेश्चन आया है डब्ल्यू 2015 में, सिंपल सा क्वेश्चन था भी, कौन सी नस्ल है जो भार के लिए नहीं जानी जाती? और आप याद कीजिएगा, भारवाक मैंने आपको 2 बताई थी, कौन सी? नागौरी, मालवी। अब देखिए यही क्वेश्चन अपन बात करें ना, अब इसको याद रखिएगा। आपको बताता हूं मैं, अपन ने पीछे बात करके गए हैं और उसी के आधार पर ही आप ये देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, यहां इसने पूछा भारवाक के लिए जानी जाती है नागौरी, तो उसके साथ अपन ने मालवी और अमृत महल, ये 2 नस्लें और पढ़ी थी, नागौरी, मालवी और अमृत महल। अब यही याद रखना अपन, अब आप यही याद रखना, इसी क्वेश्चन को हल करेंगे अपन। क्वेश्चन क्या है? भारवाक के लिए नहीं है, यानी कि जो भारवाक है उसको काट दें और बाकी बचेगी वो आपकी, इसका राइट आंसर होगा नागौरी, बिल्कुल है भी, ये ऑप्शन कट गया। मालवी भी होती है और अमृत महल भी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है? राठी, क्योंकि राठी आपका या तो दुधारू में काउंट करते हैं अपन या द्विप्रयोजनी में काउंट करते हैं। तो राठी के संदर्भ में राठी राजस्थान की एक विशेष नस्ल है भी, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है इसके रंग से संबंधित, तो वो रहता है ईंट जैसा लाल रंग। ठीक है, ईंट जैसा लाल रंग रहता है आपका किसका? राठी का। एक और राठी से संबंधित क्वेश्चन आता है साथियों, वो आता है इसके संकरण से। ठीक है, राठी का संकरण इंपॉर्टेंट है भी। तो क्या रहता है? राठी का जो संकरण रहता है वो रहता है रेड सिंधी इंटू साहिवाल इंटू थार पारकर। ठीक है, तो 3 नस्लों से मिलकर इसका क्रॉस जो बनता है राठी नस्ल का, राजस्थान की कामधेनु, ईंट जैसा लाल रंग। ठीक है, ये राठी के संदर्भ में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गांवों में गाय में गुणसूत्र संख्या कितनी रहती है? 60 रहती है। और 60 ही आपका किसमें रहती है? बकरी में भी गुणसूत्र संख्या कितनी रहती है? 60 ही रहती है साथियों। अब उसके अलावा बात कर लें अपन सारों की, अगर बात करें तो गाय का याद रखना है अपन को, भेड़ का याद रखना है, भैंस की बात कर लेते हैं, बकरी की बात कर लेते हैं, ऊंट से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और मुर्गी से संबंधित यहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, सारों की गुणसूत्र संख्या पढ़ लेते हैं। तो गाय में तो अपन ने बात कर ली कितनी होती है? 60 होती है। भेड़ में बात करें तो कितनी? 54 होती है। भैंस में बात करें तो 50 होती है। बकरी में 60 होती है। ऊंट की बात करें तो 74 रहेगा साथियों, 74, और यहाँ पे 78। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद गाय की नाड़ी की गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं? पहले तो बात करते हैं साथियों गाय की नाड़ी गति कितनी होती है। नाड़ी गति की बात करें यानी कि वो किसकी बात करें?
पल्स रेट की बात करें, एक होती है पल्स रेट और एक होती है आपकी रेस्पिरेशन रेट। क्या होती है आपकी? रेस्पिरेशन रेट, यानी कि श्वास गति की बात करें। किसकी? श्वास गति। दोनों का एक बार डाटा पढ़ लें अपन, फिर उसकी बात करते हैं। पल्स रेट जो होती है साथियों, वो होती है 40 से 50 पर मिनट, और रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो इसका आधा हो जाएगी, 20 से 25 पर मिनट हो जाएगी। पल्स रेट गाय की 40 से 50 और रेस्पिरेशन रेट 20 से 25, सेम ही आपका भैंस का है, तो उसको साथ में रख लेना। अब बात करते हैं भी इसकी जो नाड़ी गति है, यानी कि 40 से 50 पर मिनट है, इसको ज्ञात किससे करते हैं? तो ज्ञात करने की जो धमनी होती है वो रहती है कॉक्सियल धमनी। कौन सी रहती है साथियों? कॉक्सियल धमनी से गाय की नाड़ी गति को ज्ञात किया जाता है। यहां बाकियों की भी बात कर लेते हैं साथियों, भी इसके अलावा भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फेसिकल किसकी होती है, फेमोरल किसकी होती है, तो फेसियल की बात करें तो ये आप याद रखना, ये घोड़े के अंतर्गत पढ़ने को मिलती है अपन, और ये आपका भेड़ बकरी में रह जाती है, इसमें ये याद रखना है। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, कान पत्तीनुमा गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो किसकी रह जाती है? गिर की रह जाती है साथियों। किसकी रह जाएगी? गिर। गिर नस्ल जिसके कान पत्तीनुमा होते हैं, गिरवन गुजरात के अंतर्गत इसका पालन पोषण होता है। ठीक है, ये बता चुका हूं। साहिवाल नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, और सर्वाधिक मीठा दूध भी साहिवाल में होता है। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका लैक्टोज की मात्रा है, जो लगभग 5% तक साहिवाल नस्ल के दूध में पाए जाते हैं, जिसके कारण सर्वाधिक मीठा दूध होता है। गिर सर्वाधिक लंबा दूध का रहता है। वैचूर मिनिएचर गाय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत की नस्ल रह जाती है, और राठी राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है। तो ये गाय की नस्लों की सीरीज थी साथियों। गाय के प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, सबकी चर्चा अपन कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अपन और मेहनत करेंगे और नए क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक, नई सीरीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।